सभी को जय हिंद। तो मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर एक अनोदर टॉपिक पर वीडियो। और आज का टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको अपने दो बैच की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एक हमारा रीजनिंग का बैच जो रनिंग में है और दूसरा हमारा यूपी कांस्टेबल री एग्जाम बैच। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम बैच में आपको सारा कंटेंट यूपी कांस्टेबल का एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। जितना आपको नीड है सिर्फ उतना आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। बात करें इस रीजनिंग स्पेशल बैच की तो इसमें आप बहुत सारे एग्जाम का रीजनिंग सेक्शन एक ही इस बैच में कवर्ड कर लेंगे। वेदर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एनी अदर स्टेट की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी आपका रीजनिंग आता है उस सभी की रीजनिंग को कवर किया जाएगा इस अकेले बैच में, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। और इस बैच की जो फीस है वो बड़ी नॉमिनल फीस है 199, जिसमें आपकी सभी एग्जाम का आपका रीजनिंग का सेक्शन कवर्ड हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम प्ले स्टोर से। एम्बिशन एकेडमी हैपोड आप टाइप कीजिएगा। और अगर आपको लिंक चाहिए डायरेक्ट तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप साइन इन कीजिए, फ्री मटेरियल में जाइए, वहां पर आपको प्री पीडीएफ एक्सेस हो जाएगा जहां से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें यूपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट भी हमने डाला हुआ है। आप उसको भी एक बार देकर देख सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपको बैच लेने की आवश्यकता पड़ती है तो डेफिनेटली आप इस बैच को भी खरीद सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक। हमारा टॉपिक आज का होगा डाइस। जब हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस हिंदी में मुझे बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझते हैं भली बात कि इसको पासा कहा जाता है। ठीक है। तो डाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपको एक या दो क्वेश्चन रीजनिंग के सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा पोर्शन होता है। ठीक है। और उसमें से जो क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो अगर डाइस का टॉपिक आया तो डाइस से क्वेश्चन आ जाएगा, क्लॉक का आया क्लॉक से आ जाएगा, कैलेंडर का आया कैलेंडर से आ जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का आ जाएगा। ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं हमें सभी कवर्ड करने हैं। डाइस भी उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एसएससी में भी इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है। आपको इसका क्वेश्चन यूपी में भी देखने को मिल सकता है, यूपी कांस्टेबल में भी। तो डाइस टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा टॉपिक है, आप एक ही वीडियो में इसी में पूरे डाइस को कंप्लीट भी कर दोगे। ठीक है। इससे ज्यादा इसका लेवल कहीं नहीं आएगा। बात करें पहला, हम इसको टाइप वन में समझते हैं। टाइप वन होता है जब हमारे पास डाइस की दो पोजीशन गिवन हो और उसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। यानी कि जब डाइस के दो पोर्शन आपको गिवन है, डाइस की दो पोजीशन आपको गिवन है और कोई एक नंबर इसमें कॉमन हो। जैसे अगर हम इसके ऊपर नंबर लिखें, यहाँ हम लिख दें 2, यहाँ लिखें 3 और यहाँ लिख दें 5। ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 4। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों डाइस में एक चीज कॉमन है और वो है नंबर 2। क्या है? नंबर 2। क्योंकि हम जो टाइप वन पढ़ रहे हैं वो टाइप वन यही है कि जब किसी भी पासे की पोजीशन पर, दोनों पोजीशनों पर कोई एक नंबर कॉमन होगा तो उस केस में हम किस तरीके से सभी के सभी पेयर्स का एनालाइज कर पाएंगे और सभी पेयर के अपोजिट पेयर को ढूंढ पाएंगे। तो आपको बस यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। देखो, आपके दीवार पे जो घड़ी टंगी हुई होती है, जब घड़ी की सुई मूव करती है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करती है? वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। अभी भी आप अगर कमरे में बैठे हो तो आप अपने घर के सामने अपनी दीवार पर टंगी हुई घड़ी को देखो, उसमें जो सुई मूव करेगी वो आपका किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस डायरेक्शन को हम घड़ी के घड़ी की समान डायरेक्शन बोलते हैं या फिर इसे इंग्लिश में हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। अगर घड़ी के विपरीत डायरेक्शन की बात करूं, अगर घड़ी ऐसे, इसमें घड़ी की सुई ऐसे मूव करती है और अगर हम इसके अपोजिट जाएं तो हम इसको क्या बोलेंगे? या तो घड़ी की विपरीत डायरेक्शन बोल सकते हैं या फिर इसको एक नाम दिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या दिया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। हम यहां पर इन दोनों में से कोई भी रूल प्रेफर कर सकते हैं। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। आप बस बेटर होगा कि आप कोई एक डायरेक्शन पकड़ लो, या तो घड़ी की ही डायरेक्शन में पकड़ लो या घड़ी से विपरीत डायरेक्शन में पकड़ लो। अब कैसे पकड़ते हैं वो मैं बताता हूं। जो दोनों पासों पर एक नंबर सेम होगा उस नंबर पर आप अपना पेन रखना, और अगर आपने घड़ी की डायरेक्शन ली है तो ऐसे पूरे सर्कल को घुमा देना घड़ी की डायरेक्शन। ठीक है। फिर आपने 2 को यहां पकड़ा, घड़ी की डायरेक्शन कैसी होती है देखो, ऐसे ही है ना। तो यहां से पकड़ो और इसको पूरे घड़ी की डायरेक्शन में ऐसे घुमा दो। जब आप घड़ी की समान डायरेक्शन लेते हो तो आपको पहला नंबर कहां से, देखो आपने दोनों नंबर 2 से ही घड़ी की डायरेक्शन ली है तो पहला नंबर तो हमेशा दोनों पासों पर 2 और 2 ही रहेगा। उसके बाद 2 के बाद जब आप घड़ी की डायरेक्शन में गए तो आपको दूसरा नंबर क्या मिला? 5। और जब 5 के बाद देखा तो क्या मिला?
3। अब दूसरे पासे पर आए तो 2 के बाद हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 4, और 4 के बाद हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 1। ये जो आपने यहां पर लिखा है यही आपके एक दूसरे के अपोजिट पेयर होंगे। यानी कि अगर पासे पर 5 होगा तो 5 के विपरीत उस पर 4 लिखा हुआ होगा। पासे पर अगर 3 होगा तो 3 के विपरीत उस पर 1 लिखा होगा। ये पासा एक ही है लेकिन उसकी दो पोजीशन आपको दिखाई देंगी। पासा एक ही होगा, पोजीशन उसकी 2 दिखाई जा सकती है, 4 दिखाई जा सकती है, 3 दिखाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट यही काम करेगा। अगर एक नंबर कॉमन है तो घड़ी की डायरेक्शन ले लो या घड़ी की विपरीत डायरेक्शन ले लो, आंसर चेंज नहीं होगा। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। अगर आपसे मैं यहां पर पूछूं, देखो, तो यहां पर 5 और 4 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर है, और 3 और 1 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। यानी कि 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, ऐसे ही 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब बचा 2। अब आप कहोगे क्या 2 के सामने 2 ही होगा? भाई हर पासे पे एक नंबर एक ही बार लिखा हुआ होगा। अब आप देखो, पासे पर सारे नंबर आ गए लेकिन 6 नंबर अभी कहीं नहीं आया, तो इसका मतलब जो बचा हुआ नंबर होगा वो इस 2 का अपोजिट होगा, यानी कि 6। आगे बात समझ? इस तरीके से आपको तीनों के अपोजिट मिल गए हैं। 4 का 5 अपोजिट, 3 का 1 अपोजिट, 2 का 6 अपोजिट। और आप एक नोट और अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है? और वो नोट ये है कि कभी भी ऑपोजिट पेयर, कभी भी ऑपोजिट पेयर एक ही पासे पर नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते। इस चीज को भी मैं आपको समझा देता हूं कि कभी भी अपोजिट पेयर एक ही पासे पर नहीं दिखाई देंगे। जैसे 4 का अपोजिट 5 है, तो अगर आपको 4 दिखेगा तो पासे पर 5 नहीं दिखेगा, क्योंकि आप देखो ना, आप पासा जो होता है वो 3D शेप है, तो आप उसमें 3 पेयर देख पा रहे हो, एक सामने का, एक लेफ्ट राइट साइड का और एक टॉप साइड का। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और पीछे वाली जो साइड है बैक साइड और बॉटम साइड, ये तीनों आपकी हाइड होती है। ठीक है, इन तीनों के पर ही नंबर को हमें निकालना होता है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। जैसे 4 यहाँ पर है तो 4 के पीछे वाली संख्या क्या रही होगी? 1 अगर ऊपर है तो 1 के नीचे वाला जो बॉटम फेज होगा यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ होगा? 2 यहाँ पर है तो इसके सामने यहाँ लेफ्ट साइड पर कौन से फेज पर आपका नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर दिखानी होती है और पहचाननी होती है। बस आपको नोट ये याद रखना है कि कभी भी अपोजिट पेयर एक ही पासे पर नहीं दिखाई देते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पासा, आपको पता होता है कि ये इसके अपोजिट है, 4 5 के अपोजिट है, 3 1 के अपोजिट है, 2 6 के अपोजिट है। अब आपसे कहने लगे कि बताओ इसमें से कौन सा पासा पॉसिबल है। जैसे मैं आपको दो यहाँ पर 2 एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसमें से कौन सा पासा यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिखा हमने 1 2 और 5, और यहाँ मैंने लिख दिया 2 1 और 3। ठीक है, आप देखो, अगर आप दूसरे पासे को ध्यान से देखो तो 3 और 1 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर है, यानी कि अगर 1 दिखेगा तो 3 नहीं दिखना है, और 3 दिखेगा तो 1 नहीं दिखना है। पर अगर आप इस दूसरे पासे की पोजीशन देखो तो 1 और 3 आपको दोनों दिख गए, जबकि दोनों दिख ही नहीं सकते। अब सोचो, आप एक पासा हाथ में लो, पासे में 3 नंबर आपका अगर ऊपर लिखा हुआ है तो 1 नंबर तो बॉटम पर हुआ। अगर हमें 3 दिख रहा है तो हमें 1 नहीं दिखेगा, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन मिलता है तो हमें केवल उसके 3 फेस दिखाई देते हैं, 3 फेस तो हाइड होते हैं, है ना? तो अगर हमें 3 दिख गया तो 3 के सामने जो लिखा हुआ होगा वो नंबर हमें दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ऑपोजिट पेयर कभी भी पासे पर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि ये कभी भी पासे की पोजीशन नहीं हो सकती। हाँ, ये पोजीशन हो सकती है, क्यों? क्योंकि 1 3 का अपोजिट है तो 1 दिख रहा है पर 3 नहीं दिख रहा। इसके बाद 5 जो है वो 4 का अपोजिट है, यानी कि 5 दिख रहा है पर 4 नहीं दिख रहा। इसके बाद 2 जो है वो 6 का अपोजिट है, यानी कि 2 दिख रहा है पर 6 नहीं दिख रहा। यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर एक ही डाइस पर नहीं दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब ये पासे की पोजीशन बिल्कुल सही है। बात आई समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इस तरीके से जब भी कोई एक नंबर आपका कॉमन होता है तो आप आराम से वहां पर पेयर को पहचान सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसमें और समझा देता हूं। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अगर हम यहां पर लिखें, देखो अब आप खुद बताना, यहां हमने 4 लिखा, यहां हमने 1 लिखा और यहां 6 लिख दिया। ठीक है, यहां पर हमने 1 लिखा, यहां पर हमने 5 लिख दिया और यहां हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ विच इज अपोजिट टू 1, यानी कि विच नंबर इज ऑपोजिट टू 1, यानी कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर लिखा हुआ होगा।
1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर लिखा हुआ होगा ये हमें पता लगाना है। आपको यहां पर दिखा कि दोनों पासों पर एक नंबर कॉमन है और वो एक नंबर 1 है। अगर 1 कॉमन है तो आप कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो, चाहे घड़ी की विपरीत डायरेक्शन पकड़ लो, चाहे घड़ी की आपकी समान डायरेक्शन पकड़ लो। तो हम घड़ी की डायरेक्शन को अगर पकड़े तो यहां से हमने अपना एक क्लॉकवाइज चक्कर लगा दिया। सेम वही चक्कर यहां से लगाना है, क्लॉकवाइज ही चक्कर हमने यहां से लगा दिया। अब जब आप इसको देखोगे तो 1 के बाद आपको क्या मिला था 4, और 4 के बाद क्या मिला था 6। अब दूसरे पासे पर देखोगे तो 1 के बाद आपको क्या मिला था 3, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे, और 3 के बाद क्या मिला 5। अब ये जो आमने सामने लिखे हुए होते हैं ये ही एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर होते हैं, यानी कि 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। सेम ऐसी 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक बचा तो मुझे बताओ एक का अपोजिट क्या होगा। अब आपको इन सब में कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा 2, तो इसका मतलब एक का अपोजिट क्या होगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ। अगर आप इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते तब भी आंसर यही आता, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते तब भी आपका आंसर यही आता। वो कैसे आता अब हम दिखाते हैं। अगर घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं, देखो अगर हम घड़ी की विपरीत डायरेक्शन, अभी हम घड़ी की डायरेक्शन में गए, अब हम घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं, उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। ये ठीक है, ये हम घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में आते हैं। जब आप इधर से 1 से गए थे उल्टी डायरेक्शन में तो 1 के बाद आपको क्या मिला था 6, और 6 के बाद आपको क्या मिला था 4। इधर आ जाए 1 के बाद हमें क्या मिला था 5, और 5 के बाद हमें क्या मिला था 3। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो 6 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर है, 4 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर है। अगर 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, तो एक का अपोजिट क्या होगा। अब यहां पर भी आपको पता है कि एक नंबर है जो नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज 2। तो इसका मतलब 1 का अपोजिट पेयर क्या है 2 है। तो आपको इसका आंसर तब भी क्या मिलता 2 ही मिलता। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप घड़ी की डायरेक्शन ले रहे हो या घड़ी की विपरीत डायरेक्शन ले रहे हो। उन दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो और फिर उसी को पकड़े रहो, ठीक है। फिर उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे केस में क्या होता है, जब हमारे कोई दोनों पासों की पोजीशन पे 2 नंबर सेम हो जाते हैं। अगर 2 नंबर सेम हो जाते हैं तब की कंडीशन आपको बताते हैं। जैसे अगर मैंने यहां लिखा 3, 5 और 1, और यहां पे मैंने लिख दिया 3, 5 और 4, ठीक है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर 2 नंबर कॉमन है, एक 3 है और एक 5 है। ऐसे यहां पर एक 3 है और एक 5 है। जब दोनों पासों पर 2 नंबर कॉमन मिल जाए तो याद रखना जो बचा हुआ एक नंबर होगा और दूसरे पासे पर भी जो बचा हुआ एक नंबर होगा वही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, वही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्योंकि 3 और 5 इस पर भी सेम है, 3 और 5 इस पर भी सेम है। अगर आप इन्हें हटा दो तो 1 किसका ऑपोजिट हो जाएगा, सीधा सीधा 4 का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा 4 का ऑपोजिट हो जाएगा। अब बचा 3 और 5। अच्छा 3 और 5, अब इनके ऑपोजिट पेयर आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 का ऑपोजिट पेयर 2 और 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऐसी 5 का ऑपोजिट पेयर 2 और 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम यहाँ 3 और 5 के बारे में बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते। इसलिए याद रखना जब पासे पर 2 संख्या कॉमन होती है तो क्वेश्चन में हमेशा आपको ऐसे ही सेट होगा कि जो तीसरी संख्या बचेगी उसी का ही ऑपोजिट पूछा जाएगा, उसी का ही ऑपोजिट पूछा जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। अगर फिर भी अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि विच इज अपोजिट टू 3, विच इज ऑपोजिट टू 3, ये 3 के अपोजिट क्या होगा। अब आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। एक आपको 1 दे दिया, एक आपको 4 दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक 2 दे दिया और यहां पर आपसे पूछ लिया यहां लिख दिया 6। अब आपको पता है कि इन दोनों में से कोई हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ही सेट नहीं होगा। यहां पर पक्का आपका लिखा हुआ होगा सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते, हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। तो याद रखना जब किसी भी पासे पर 2 संख्या सेम होती है तो केवल एक पेयर है जो हमें श्योरिटी के साथ पता चलता है, बाकी 2 पेयर हमें श्योरिटी के साथ पता नहीं चलेंगे। इन दोनों के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि उसका कोई आंसर ही नहीं निकल सकता। इज इट क्लियर, ठीक है। ये तब है जब 2 पासों पर 2 नंबर सेम होते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, देखो अब क्वेश्चन पर हम आते हैं, आसानी से अब आप टैकल करोगे। आपने यहां पर देखा 2 पासे पर आपको पोजीशन दे रखी है, 4 दोनों पासों पर कॉमन है। जब आपको 4 कॉमन मिल जाए अब आप डायरेक्शन उठा लो घड़ी की
डायरेक्शन उठा लेते हैं, ये उठा लिया। यहां से भी घड़ी की डायरेक्शन उठा लेते हैं, ये उठा लिया। ठीक है, अगर पहले पासे पर देखें तो 4 के बाद आया था 5 और 5 के बाद आया था 3। सेम ऐसे अगर दूसरे में देखें तो 4 के बाद आया था 2 और 2 के बाद आया था 1। अच्छा, 2 5 का ऑपोजिट है, 3 1 का ऑपोजिट है, तो मुझे बताना 4 का ऑपोजिट क्या होगा? वही जो दिख नहीं रहा, यानी कि 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आसान था, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो, अब अगर आप इसको उसमें भी देखें, अगर आप कॉमन सेंस से भी देखें तो भी आप इसका आंसर पता लगा सकते हैं बिना किसी ट्रिक के। आप देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो ऑपोजिट पेयर एक साथ किसी भी पासे पर नहीं दिखाई देंगे। अगर 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, और 3 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा। ये पक्की बात है, दोनों में से कोई एक ही नंबर दिखेगा। अब अगर 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो भाई 5 और 3 तो कभी 4 के अपोजिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक पासे पर अपोजिट पेयर तो दिखते ही नहीं है, है ना? यानी कि 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। ऐसे ही 4 का अपोजिट पेयर ना तो 1 हो सकता है ना 2 हो सकता है, क्योंकि वो भी एक साथ आ गए। तो इसका मतलब ना 1 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 5 हो सकता, तब भी इसका आंसर क्या होगा? 6 ही होगा। तो पासा अपने आप में बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको एक बार समझना होता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती पासे के क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछ रहा है विच इज अपोजिट टू 1। देखो, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो नंबर सेम है, 5 और 3 यहां पर भी आ रहे हैं, 5 और 3 यहां पर भी आ रहे हैं। दोनों नंबर को अगर हटा दें तो बताओ 1 किसका अपोजिट होगा? सीधा सीधा 2 हो गया आंसर। इसके बाद आपसे पूछ रहा है विच इज अपोजिट टू 4। बताओ 4 के अपोजिट कौन होगा? अगर आप देखो 2 और 1 यहां पर आ रहे हैं, 2 और 1 यहां पर आ रहे हैं, पासे पर दो नंबर सेम होते हैं, तो बचा हुआ एक नंबर दूसरे वाले के नंबर के ही अपोजिट होता है, तो यानी कि 4 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। देख रहे हो कितनी जल्दी निबट रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 2 का अपोजिट क्या होगा? यहाँ डॉट्स में बोल दिया, तो डॉट्स का कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 डॉट है तो यानी कि यहाँ 2 नंबर है, या 5 डॉट है तो 5 नंबर है, या 1 डॉट है तो 1 ही नंबर है। सेम ऐसे यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 5 नंबर है, और यहाँ पर आपका 4 नंबर है। ठीक है, आपसे कह रहा है 2 का अपोजिट क्या होगा? अब आप देखो 2 और 5 इस पर भी कॉमन है, 2 और 5 इस पर भी कॉमन है, और मैंने आपसे बताया था जब दो नंबर कॉमन होते हैं तो 2 और 5 के बारे में उस केस में हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, ये बात पक्की है। ठीक है, और जब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज ही होगा, यानी कि इसका आंसर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड का आंसर है। हाँ, अगर वो हमसे 1 का पेयर अपोजिट पूछता तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि 4 इसका अपोजिट है, लेकिन 2 और 5 का अपोजिट 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तो 2 का अपोजिट 3 होगा या 6 हमें नहीं पता, 5 का अपोजिट 3 होगा या 6 हमें नहीं पता, क्योंकि हम इसे 100% श्योरिटी से नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब जब पासों की तीन पोजीशन आ जाती है, उस केस में भी बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आपसे कह रहा है विच इज अपोजिट टू 2, आपसे कह रहा है 2 का अपोजिट क्या होगा? अब जब आपको 2 का अपोजिट निकालना है तो कैसे आप इसका अपोजिट पेयर निकालोगे? आपको 3 पोजीशन दे रखे हैं, क्या वास्तव में इसमें 3 पोजीशन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां देखो 1 और 3 इस पासे पर कॉमन है, 1 और 3 इस वाली पोजीशन पे भी कॉमन है, इस बीच वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपको पता है कि किसी पासे की दो संख्या अगर सेम हो जाए तो तीसरा वाला पेयर बचे हुए पेयर के ही बराबर होता है, यानी कि 2 का अपोजिट हर हालत में 5 ही होगा। ये कंफर्म है कि 2 का अपोजिट हर हालत में 5 ही होगा। और आप चाहो ना तो इन दोनों पासों से भी इसका यही आंसर निकलता, मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो, अगर यहां से आप देखो तो इस पासे पर 2 कॉमन है, इस पासे पर 2 कॉमन है, इस पासे पर 3 कॉमन है, इस पासे पर 3 कॉमन है। अगर 2 से 3 को काट दो, 2 से 3 को काट दो, तो यहां 1 का अपोजिट क्या आ जाता? 4 आ जाता। इसका मतलब है अगर 2 का अपोजिट 5 हो गया, 1 का अपोजिट आपका 4 हो गया, तो मुझे बताओ कौन सा पेयर बचा? 3। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाता? 6 हो जाता। यहां पर आप सारे के सारे पेयर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको और इसको कंपेयर करके आपको 2 का अपोजिट पेयर मिल गया, इसको और इसको कंपेयर करके आपको 1 का अपोजिट पेयर मिल गया। ठीक है, 2 का मिल गया, 1 का मिल गया, तो एक ही पेयर बचा, 3 और 6 वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। समझ आया? अगला आपसे कह रहा है विच इज अपोजिट टू 6। बताओ कौन सा होगा 6 के अपोजिट? आप करके देखो पहले, बहुत आसान है। आप फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर लो, 6 का अपोजिट आपको वहीं से मिल जाना है। देखो 1 4 कट गया, 1 4 कट गया, तो बताओ 6 किसका अपोजिट निकला? 6 सीधा सीधा किसका अपोजिट होगा? 2 का अपोजिट होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, अगर हम दोनों शुरू के पासों को ले लें। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, मैंने आपको बताया जब पासे पर एक ही नंबर कॉमन होता है तो हम हमेशा
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, हम यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम गए। तो 6 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो 6 के बाद आपका क्या आया 3, और 3 के बाद आया 5। अगर 4 3 का अपोजिट है, 1 5 का अपोजिट है, तो 6 का अपोजिट होगा वो जो दिख नहीं रहा, कौन? तब भी आंसर इसका 2 ही आता। तो कहने का मतलब है पोजीशन 3 हो 5 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पासे का एक ही कंसेप्ट सीधा सीधा है कि अगर एक नंबर कॉमन है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लो, 2 नंबर कॉमन है तो दोनों को हटा के तीसरा नंबर ही दूसरे के अपोजिट आ जाए, ठीक है, बस। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप खुद बताना। सी का ऑपोजिट क्या होगा, कर देंगे आप? सी का अपोजिट क्या होगा, इसको आप निकालना, ठीक है। अब अगला आते हैं हम ओपन डाइस पर। अब तक आपको जो पासे मिल रहे थे वो पूरे के पूरे बने हुए मिल रहे थे, लेकिन अब पासे खुले हुए मिल गए। जब पासे ओपन मिलते हैं, जब डाइस ओपन मिलता है, तो उस केस में आप कैसे उसके पेयर्स निकालते हैं? तो याद रखना, आपको मैंने यहाँ 2 पोजीशन दिखाई है, दिस इज द पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज द पोजीशन नंबर 2। जब हम पोजीशन नंबर 1 की बात करते हैं, तो जब आप डाइस को फोल्ड करते हो तो याद रखना कभी भी ऑपोजिट पेयर एक साथ तो लिखे हुए ही नहीं होते, ये तो आप बिल्कुल याद रखो। यानी कि 4 का ऑपोजिट किसी भी कीमत पे 1 नहीं है, 1 का ऑपोजिट किसी भी कीमत पे 3 नहीं है, और 3 का ऑपोजिट किसी भी कीमत पे 2 नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट पेयर कभी भी एक साथ लिखे हुए ही नहीं होंगे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, जब आप इस 4 को उठा के इधर लाओगे, ऊपर की तरफ लाओगे, एक साइड में रह जाएगा और 3 इसके नीचे रह जाएगा, इसका मतलब 4 का अपोजिट 3 बनेगा, 4 का अपोजिट 3 बनेगा, ठीक है। या इसको चलो कॉम्प्लेक्स नहीं करते, बड़ा आसान, अब आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ज्यादा इसको हम इसके डिटेल में नहीं जाते, मैं आपको सीधा बताता हूँ आपको कैसे इसके अपोजिट पेयर मिलेंगे। जब आप 4 को पकड़ोगे तो ऑल्टरनेट पेयर ढूंढने, जैसे 4 के बाद 1 को छोड़ दो तो अगला इसका अपोजिट पेयर होगा, यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 1 को पकड़ो, इस यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, अगर आपको 1 का ऑपोजिट ढूंढना है तो 1 का ऑपोजिट 3 नहीं होगा। ऑल्टरनेट पेयर का मतलब होता है अगर 1 का देखना है तो 1 को छोड़ो अगले को पकड़ लो, यानी कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा। और ये जो आपका 6 है, 6 के अगला वाला छोड़ के जस्ट उसके अगला वाला पकड़ लो, तो 6 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 6 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा। इसमें यहां लगा के देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 1 को नहीं होगा, ठीक है। अल्टरनेट पेयर ढूंढना है तो 2 से अगला नंबर क्या होगा, 1 को छोड़ दो तो 1 के बाद जो आएगा वो इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ऐसी 1 का ऑपोजिट 4 तो नहीं होगा, 4 से अगला वाला होगा, यानी कि 1 का ऑपोजिट 6 होगा। अब मुझे बताओ 5 बचा और 3 बचा, तो भाई यही तो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर जब आप ऑपोजिट पेयर निकाल लेते हो, क्योंकि आपको जब ओपन डाइस का क्वेश्चन आता है तो उसमें यही आपको डाइस ओपन करके मिलती है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, बोलता है इसमें से कौन सा डाइस का पोजीशन सही है। ओपन डाइस को देखते हो, हमें बस क्या याद रखना है कि ऑपोजिट पेयर कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अगर मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, तो ये पोजीशन बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 का ऑपोजिट 3 है, 4 दिख रहा है पर 3 नहीं दिख रहा। 2 का ऑपोजिट 1 है, 2 दिख रहा है पर 1 नहीं दिख रहा। 6 का ऑपोजिट 5 है, 6 दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा, तो ये पोजीशन बिल्कुल सही लिखी हुई। ऐसी अगर हम यहाँ पे लिखें 2 1 5, तो 2 का ऑपोजिट 4 है, 2 लिखा हुआ है पर 4 नहीं दिख रहा। 1 का ऑपोजिट 6 है, 1 हैगा पर 6 नहीं है। 5 का ऑपोजिट 3 है, 5 हैगा पर 3 नहीं है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना ओपन डाइस के केस में वही नोट जो मैंने लिखवाया था कि कभी भी ऑपोजिट पेयर एक दूसरे के कभी भी एक पोजीशन पे नहीं दिखाई दे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रहा है कि इसमें से बताओ डाइस का कौन सा पोजीशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पहले आप ऑपोजिट पेयर ढूंढ लो। 2 का ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 4 का ऑपोजिट पेयर क्या होगा, 6 होगा, और 5 तो आपका किसका हो जाएगा, 3 का। अब आप ये देखो कहीं कोई 2 ऑपोजिट पेयर एक साथ तो नहीं दिख रहे, क्योंकि हमें इसमें गलत को काटना है, क्योंकि सही तो एक ही होगा बस, ठीक है। अब देखो 5 और 3, 5 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और दोनों एक ही बार में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद 2 और 1, 2 और 1 ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये भी एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देखो 2 4 और 1 क्या है, 2 4 और 1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 का ऑपोजिट तो 1 है और दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि 2 ऑपोजिट पेयर कभी भी एक पोजीशन पे दिखाई नहीं दे सकते। अगर 2 दिखेगा तो 1 नहीं दिखना चाहिए, जबकि 2 और 1 दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो इसलिए 3 पोजीशन नहीं हो सकती, सिर्फ यही पोजीशन इसमें पॉसिबल है, क्योंकि 1 दिख रहा है पर 2 नहीं दिख रहा,
4 दिख रहा है पर 6 नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। इसको बताओ, इसको बताओ क्या होगा। अब इसमें सबसे पहले 2 को पकड़ो, 2 का ऑपोजिट पेयर क्या होगा? 5, क्योंकि एक छोड़कर एक इसका ऑपोजिट होता है। 2 का ऑपोजिट क्या हो गया? 5। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 6, और 1 का ऑपोजिट बचेगा आप क्या? 4। ठीक है, अब देखो इसमें से, अब जहां जहां ऑपोजिट पेयर एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। पहले इधर देखते हैं, 2 3 6। देखो 3 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है, जबकि 3 और 6 एक ही पासे पर दिख रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। 1 और 4, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है पर पासे पर एक ही साथ दिख गए, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद 3 और 6, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन पासे पर एक साथ दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी ही राइट आंसर है, इसका ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। तो आई होप आपको पासा बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे ऊपर इस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने हैं, यही लेवल रहना है, यही कंसेप्ट रहना है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर आराम से लगा के देखिए, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो इस कंसेप्ट से अलग आया था तो डेफिनेटली आप डाउट्स ग्रुप में भेज सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। एम्बिशन एकेडमी हापुड़ आप टाइप करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, इसका पीडीएफ आपको हमारे फ्री मटेरियल कंटेंट में मिल जाएगा। एक मॉक टेस्ट भी हमने वहां पे डाला हुआ है, आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। बाकी सारे मॉक टेस्ट जितने भी हैं वो आपको परचेज करने पर ही मिलेंगे यूपी कांस्टेबल के, पर आपकी तैयारी का सारा कंटेंट आपको फ्री मटेरियल में भी मिलेगा, जरूरी नहीं है हर चीज आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप परचेज करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको कंटेंट तो मिलता ही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।